हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम आपके लिए बैक टू बैक क्लासेस लेकर के आ रहे हैं और आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि हमारे किस तरीके से सेमेस्टर में एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो आपके जो क्वेश्चंस फर्स्ट सेमेस्टर में पूछे जाते हैं, मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ में ऑप्शनल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आपका बीए फर्स्ट ईयर की प्रथम सेमेस्टर का जियोग्राफी से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑप्शनल क्वेश्चंस जो कि एग्जाम्स में आ रहे हैं। जिस टाइप के क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं वो कौन कौन से क्वेश्चंस हैं, क्या क्या क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। तो पूरा एक तरीके से आपकी लाइव क्लास चल रही है, तो आप वीडियो को देखते जाइए और मैं आपको क्वेश्चंस भी पूछता जाता हूं, तो आप उन क्वेश्चंस का आंसर कमेंट बॉक्स में लिखते जाइए, जो भी लाइव क्लास की तरह ही आपके सामने प्रीमियर हो रहा है। ओके, तो चलिए, ये हमारा डे नंबर 1 है जियोग्राफी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर के। तो फटाफट से सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, जिससे कि हम क्लास स्टार्ट कर सकें। सभी के पास शेयर कीजिए, जिससे कि और भी ज़्यादा लोगों तक हम रीच आउट कर सकें और भी ज़्यादा लोगों तक हम पहुँच सकें। ओके दोस्त, तो कर दिया आप लोगों ने शेयर, लाइक कर दिया वीडियो। ओके, चलो बढ़ते हैं, अब आगे की तरफ बढ़ते हैं और चलते हैं जियोग्राफी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ। तो ये रहा आपके सामने बीए फर्स्ट सेमेस्टर जियोग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चंस। इसमें पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, इसमें बहुत कंफ्यूजिंग थोड़े से क्वेश्चंस हैं, तो थोड़ा सा ध्यान देना और उस चीज को समझने की कोशिश करना। जैसे यहां पर पूछा गया है पहला क्वेश्चन आपसे कि भौतिक भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। अब इसमें कई सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, मॉडर्न भूगोल का जनक किसे कहा जा सकता है। तो इस चीज को समझना, सारे क्वेश्चन हम कवर करने वाले हैं। तो भौतिक भूगोल जो है, फिजिकल जियोग्राफी, इसके जनक कौन है? आपके ऑप्शंस हैं पेरिडोनियस, हेरोडोटस, अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट या फिर हिकैटियस। इन चारों में से आपका राइट आंसर क्या होगा? यू हैव 5 सेकंड्स, जल्दी से कमेंट करके बताओ इसका राइट आंसर क्या होने वाला है पहले नंबर क्वेश्चन के लिए। कमेंट कर दिया आप लोगों ने? तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ना, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या है? पोसिडोनियस। पोसिडोनियस जो है ये भौतिक भूगोल के जनक माने जाते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट है। ओके, बड़े अगले क्वेश्चन की तरफ। सेकंड नंबर क्वेश्चन है आपका कि पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में सबसे पहले तर्कपूर्ण परिकल्पना किसने प्रतिपादित किया? यानी कि तर्क के आधार पर सबसे पहले जो परिकल्पना देने वाले थे, पृथ्वी हमारी उत्पत्ति कैसे हुई, हमारी पृथ्वी कैसे बनी, तो इसके ऊपर जो तर्क से भरा हुआ जो परिकल्पना था वो किसने दिया? आपके ऑप्शंस हैं फ्रांसीसी वैज्ञानिक कांते द वफन, या फिर कांट महोदय, या फिर जो है लाटलास महोदय, या जेम्स जीन्स महोदय। तो इन चारों में से कौन सा वो व्यक्ति है जिसने सबसे पहले पृथ्वी से संबंधित तर्कपूर्ण परिकल्पना दिया था? यू हैव 5 सेकंड्स, जल्दी से कमेंट कीजिए। सभी लोगों के कमेंट्स आने चाहिए दोस्त। तो सभी लोग कमेंट्स करते रहो कि पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में सबसे पहले तर्कपूर्ण परिकल्पना किसने दिया। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे जो है कांते द वफन। अब आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़े। ये रहा आपके सामने तीसरा क्वेश्चन कि प्रथम श्रेणी के उच्चावच हैं। अब आपके सामने उच्चावच दिए हुए हैं, इसमें कुछ प्रथम श्रेणी के हैं, कुछ द्वितीय श्रेणी के हैं, कुछ तृतीय श्रेणी के हैं। अब आपको बताना है कि इनमें से प्रथम श्रेणी के उच्चावच वाला पार्ट कौन सा है। तो आपके ऑप्शंस देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपका, इसमें पर्वत पठार है। दूसरा है आपका घाटियां और प्रपात है। तीसरा है आपका महाद्वीप महासागर है। और चौथा है आपका डेल्टा और मैदान है। तो इन चारों में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रथम श्रेणी के उच्चावच के अंतर्गत कौन आएगा? जल्दी से कमेंट करके बताइए। आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। सभी के कमेंट्स आने चाहिए दोस्त, आई एम वेटिंग। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि प्रथम श्रेणी के उच्चावच कौन कौन से हैं। कमेंट्स कर दिया आप लोगों ने? तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ना इस क्वेश्चन के लिए, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड, महाद्वीप और महासागर। मतलब बड़े बड़े पार्ट में आप देखोगे पूरा महाद्वीप और महासागर, ये जो है ये प्रथम श्रेणी के उच्चावच के अंतर्गत आते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट हो जाएगा, तीसरे नंबर क्वेश्चन के लिए। ओके, अब आओ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है। ये क्या कह रहा है फोर्थ नंबर का क्वेश्चन कि भू संतुलन या समस्थिति, इसका प्रयोग सबसे पहले किसने किया? मतलब जो ये वर्ड है भू संतुलन या समस्थिति, इस वर्ड का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? आपके ऑप्शन जो है, ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है आपसे कि प्राट महोदय ने किया था। सेकंड ऑप्शन है डटन महोदय ने किया था। थर्ड ऑप्शन है आपके पास हेफोर्ड ने किया था। एंड फोर्थ ऑप्शन है आपके पास स्प्रॉट महोदय ने किया था। तो इन चारों में से आपका राइट आंसर क्या होने वाला है फोर्थ नंबर क्वेश्चन के लिए? जल्दी से कमेंट करके बताइए। फोर्थ नंबर क्वेश्चन के लिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी के कमेंट्स आने चाहिए। आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। सभी के कमेंट्स आने चाहिए। जी जी बताइए बताइए। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ना फोर्थ नंबर क्वेश्चन के लिए, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड। डटन महोदय ने सबसे पहली बार भू संतुलन या समस्थिति शब्द का प्रयोग किया था।
ओके, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 5th नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि संपीड़न, तनाव, अवतलन, वलन, भ्रंश, ये जो शक्तियां हैं, जो पावर्स हैं, कि संपीड़न का पावर हो गया, तनाव का पावर हो गया, वलन हो गया, भ्रंश हो गया, ये जो शक्तियां हैं ये कैसी शक्तियां हैं? क्या ये बहिर्जात शक्तियां हैं, या ये आंतरिक या अंतर्जात शक्तियां हैं, या फिर ये पृथ्वीत्तर शक्तियां मतलब पृथ्वी के अंदर की शक्तियां हैं, या फिर महासागरीय शक्तियां हैं? इन शक्तियों को हम क्या नाम दे सकते हैं? चाहे संपीड़न हो, तनाव हो, अवतलन हो, बलन, भ्रंश, ये शक्तियों को हम क्या नाम से एग्जैक्ट रूप में बता सकते हैं कि हाँ ये नाम इसके लिए ज्यादा बेटर होगा? तो इस क्वेश्चन के लिए 5th नंबर क्वेश्चन के लिए आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, अंतर्जात शक्तियां, मतलब ये अंदर की शक्तियां, चाहे संपीड़न हो, वलन हो, भ्रंश हो, ये क्या है, एक आंतरिक शक्ति के रूप में हम इस चीज को समझ सकते हैं। ओके, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके सामने 6 नंबर का क्वेश्चन कि सकरे, उपले और लंबे जलीय भाग कहलाते हैं। जो सकरा भाग हो, उपला हुआ हो और लंबा सा जलीय भाग हो, उस भाग को क्या कह सकते हैं? आपके ऑप्शन है भूसन्नति, अग्र प्रदेश, खाड़ियां या गति। इन चारों में से क्या कह सकते हैं? इन चारों में राइट आंसर क्या हो जाएगा? सकरे, उपले और लंबे जलीय भाग को क्या कहते हैं? सभी के कमेंट्स आने चाहिए दोस्त, आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। सभी लोग कमेंट करके बताओ जल्दी जल्दी कि क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए आंसर। सकरे, उपले और लंबे जलीय भाग को क्या कहते हैं? सभी के कमेंट्स आने चाहिए, सभी लोग कमेंट करते रहो, क्योंकि जब आप कमेंट करते हो ना, एक चीज याद रखो, जब किसी चीज पर आप एक्शन लेते हो ना, तो उससे पहले आपका दिमाग चलता है, आपको सोचना पड़ता है, वरना आप ऐसे सुनते चले जाओगे, चीजें आप भूल जाओगे। लेकिन अगर आप उस पर एक्शन लोगे ना, आप उस क्वेश्चन का आंसर देते रहोगे, तो फिर वो चीजें आपके दिमाग में बैठ जाएंगी, क्योंकि मैं भी आप गलत आंसर दे सकते हो, फिर आपको दिखेगा नहीं नहीं ये तो जो मेरे दिमाग में आता वो गलत था, ये सही आंसर है। तो आपको बहुत कुछ इसमें सीखने को मिल सकता है। तो 6 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, भूसन्नत कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। अब आओ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 7th नंबर का क्वेश्चन ये कह रहा है आपसे कि भूपटल का निर्माण जिन पदार्थों से हुआ है उसको क्या कहते हैं? जो हमारा भूपटल है, यानी कि जमीन के ऊपरी का परत है भूपटल, इसका निर्माण किन किन पदार्थों से हुआ है, जिन पदार्थों से हुआ है उनको क्या कहते हैं? उन पदार्थों को अगर मिश्रण करके एक साथ बताने की कोशिश किया जाए तो उसको क्या कहेंगे? आपके ऑप्शन है धात्विक, तलछट, चट्टान या अस्तरहीन। तो जो भूपटल का निर्माण हुआ है वो किन किन पदार्थों से हुआ है दोस्त? जल्दी से कमेंट करके बताइए, सभी के कमेंट्स आने चाहिए, जल्दी से कमेंट करके बताओ। कर रहे हैं आप लोग कमेंट? तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ना 7th नंबर क्वेश्चन के लिए, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर है क्या? चट्टान। जो हमारा भूपटल है, हमारी पृथ्वी का जो ऊपरी परत है, वो किससे बना हुआ है? चट्टानों से बना हुआ है। उसमें कई सारी शैलें आती हैं, चट्टानें आती हैं, तो ऑप्शन नंबर C करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने 8th नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है कि अपचय के 2 प्रमुख प्रकार बताओ। मतलब जो प्रकार नहीं, प्रधान रूप, उसको प्रकार ही कह सकते हैं। तो अपचय के 2 प्रधान रूप क्या हैं? आपके ऑप्शन है चट्टानों का कटना या बहना, बी ऑप्शन है अपखंडन और अपर्दन, सी ऑप्शन है चट्टानों का अपर्दन और निक्षेप, डी ऑप्शन है आपका बृहद क्षरण एवं परिवहन। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? फटाफट से सभी के कमेंट्स आने चाहिए। मैं वेट कर रहा हूं आपके कमेंट्स के लिए, सभी लोग कमेंट्स करते रहो। एक एक्टिव क्लास की तरह चलेगी ना, तो क्लास का अपना एक महत्व होता है। जब आप एक्टिवली एक्शन ले रहे हो, एक्टिवली आप किसी चीज का आंसर दे रहे हो, तो वो चीजें काफी आपके लिए बेनिफिशियल हो जाती हैं। तो 8th नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए सभी लोग कमेंट करके, क्या होगा इसका राइट आंसर? तो 8th नंबर क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ना, वो हो जाएगा अपखंडन और अपघटन। आपका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। अपखंडन और अपघटन जो है ये अपचय के 2 प्रधान स्वरूप हैं। ओके, बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं 9th नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है आपसे कि नदी है, नदी क्या है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 है आपका अंतर्जात प्रक्रम, बी ऑप्शन है 2nd नंबर ऑप्शन बहिर्जात प्रक्रम, सी ऑप्शन है पृथ्वेत्तर प्रक्रम, या डी ऑप्शन है आपका इनमें से कोई नहीं। तो 9th नंबर क्वेश्चन के लिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नदी क्या है? कमेंट करके बताओ, सभी लोगों के कमेंट्स आने चाहिए। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कमेंट करने की, जिससे कि आप एक्शन फॉर्मेट में आ सको। आप केवल बैठ करके सुन ना रहे हो, बल्कि आप एक्शन ले सको, आप चीज़ों को समझ सको, इसलिए मैं बोल रहा हूँ बार बार कमेंट करो, कमेंट करो। तो 2nd नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सॉरी, 9th नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बहिर्जात प्रक्रम, यानी कि नदियां बहिर्जात मतलब बाहर ही आपको दिख रही होती है ना नदियां, तो नदियां क्या है? बहिर्जात प्रक्रम है। ओके, बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके पास 10th नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है आपसे कि अपवाह प्रणाली एक विशेष प्रकार की व्यवस्था होती है। क्या कहा? कि अपवाह प्रणाली जो है वो एक विशेष प्रकार की व्यवस्था होती है जिसका निर्माण एक नदी की धाराओं में सम्मिलित रूप से होता है।
ये कथन किसका है, ये पॉइंट ऑफ व्यू, ये स्टेटमेंट किसने दिया हुआ है? आपके ऑप्शन है थारनवरी का ये कथन है, बी ऑप्शन है ब्लैक हिल्स का, सी ऑप्शन है लेखक का, डी ऑप्शन है आपका वार्सेस्टर का। तो इन चारों में से 10th नंबर क्वेश्चन के लिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से कमेंट करके बताइए। सभी के कमेंट्स आने चाहिए दोस्त, आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स, सभी के कमेंट्स आने चाहिए। ओके, फटाफट से सभी लोग कमेंट करेंगे, और जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक करके सभी के पास शेयर कर दो अपने फ्रेंड सर्कल में, जिससे कि सभी लोग आकर के लाइव जुड़ सकें। ओके, तो इसका जो आपका राइट आंसर होगा ना 10th नंबर क्वेश्चन के लिए, तो 10th नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट थारनवरी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा थारनवरी का। यह कथन था कि अपवाह प्रणाली क्या है, एक विशेष प्रकार की व्यवस्था होती है जिसका निर्माण एक नदी की धाराओं में सम्मिलित रूप से किया जाता है। ओके, अब आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके सामने 11th नंबर का क्वेश्चन। 11th नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसके कारण वायुमंडल सदैव पृथ्वी से जुड़ा हुआ है, मतलब वो कौन सी चीज है जिसकी वजह से हमारा जो वायुमंडल है वो हमारी पृथ्वी से जुड़ा हुआ है, संलग्न है, वो कौन सी चीज है? आपके ऑप्शन है वायुदाब, बी ऑप्शन है आपके पास सूर्यताप, सी ऑप्शन है आपके पास गुरुत्वाकर्षण एंड डी ऑप्शन है आपका पृथ्वी की गतियां। क्या हो जाएगा इन चारों में आपका राइट आंसर 11th नंबर क्वेश्चन के लिए? फटाफट से कमेंट करके बताइए। आई होप आप लोग सभी लोग जानते होंगे कि कौन सी ऐसी पावर है जो पृथ्वी को उसके वायुमंडल के साथ कनेक्ट करके रखी हुई है। सभी लोगों के कमेंट्स आने चाहिए। आई नो सभी लोग इसका जवाब जरूर दे सकते हो, और मुझे पता है आप लोग जरूर देंगे। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि 11th नंबर क्वेश्चन के लिए आपका राइट आंसर क्या होने वाला है। तो 11th नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त आपका ऑप्शन नंबर थर्ड, गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, जिस शक्ति के कारण वायुमंडल हम सदैव ही हमारी पृथ्वी से क्या होता है, संलग्न होता है, हमारी पृथ्वी से जुड़ा हुआ होता है। ओके, आओ देखते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपके पास 12 नंबर का क्वेश्चन कि सौर विकिरण की ऊर्जा निर्भर करती है, जो सौर विकिरण होता है उसकी ऊर्जा किस चीज पर डिपेंड करती है, किस चीज पर निर्भर करती है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपका सूर्य की गति पर, ऑप्शन नंबर सेकंड है आपका पृथ्वी की गति पर, ऑप्शन नंबर थर्ड है आपके पास तरंग दैर्घ्य पर, एंड ऑप्शन नंबर फोर्थ है आपके पास तरंग के रंग पर। तो जो सौर विकिरण की ऊर्जा है वो किस चीज पर डिपेंड करती है, जल्दी से कमेंट करके बताइए 12 नंबर क्वेश्चन के लिए। 12 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट से सभी लोग लाइक कर दीजिए वीडियो को, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्लासेज आपके लिए चल रही है और ये रेगुलर बेस पर चलने वाली है। तो सभी लोग लाइक करके क्लासेज में जुड़ जाइए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर किया कीजिए, जिससे कि उनकी भी हेल्प हो सके, वो भी रीच आउट कर सकें, पहुंच सके। ओके, तो जल्दी से बताइए 12 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड। ऑप्शन नंबर थर्ड क्या कह रहा है आपका? तरंग दैर्घ्य पर, यानी कि सौर विकिरण की जो ऊर्जा है वो डिपेंड करती है कि उसकी तरंग दैर्घ्य क्या है। ओके, अब आओ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके पास 13 नंबर का क्वेश्चन। 13 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे कि मिलीबार इकाई है। मिलीबार कैसी इकाई है, किस चीज की इकाई है? आपके ऑप्शंस है वायुताप की इकाई है मिलीबार, या वायु की आर्द्रता की, या फिर वायुदाब की, या फिर वायुवेग की। किस चीज की इकाई है मिलीबार? जल्दी से कमेंट करके बताइए, फटाफट से सभी के कमेंट्स आने चाहिए कि मिलीबार किस चीज की इकाई है। सभी लोग बताएंगे मिलीबार किस चीज की इकाई है, जल्दी से कमेंट कीजिए। तो 13 नंबर क्वेश्चन का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ना 13 नंबर क्वेश्चन का, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। थर्ड नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, वायुदाब की इकाई है मिलीबार। किस चीज की? वायुदाब की इकाई है मिलीबार। ओके, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 14 नंबर का क्वेश्चन, फटाफट से सभी लोग जो है कमेंट्स करते रहिए एंड लाइक करते रहिए। 14 नंबर क्वेश्चन है आपके पास, जलवायु का औशांक बिंदु पर होता है। जलवायु का औशांक बिंदु कहां पर होता है, किस चीज पर होता है? ओके, वाष्पीकरण, संघनन, वाष्पोत्सर्जन या फिर संचलन। इन चारों में से किस चीज में जो है औशांक बिंदु होता है? फटाफट से सभी के कमेंट्स आने चाहिए, जल्दी से कमेंट कर दो भाइयों कि 14 नंबर क्वेश्चन के लिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। जलवायु का औशांक बिंदु किस चीज पर होता है? सभी के कमेंट्स आने चाहिए। सब मैं वेट कर रहा हूँ सभी के कमेंट्स का। सभी लोग कमेंट नहीं कर रहे हो, आपको जस्ट देखना नहीं है, एफर्ट लगाओ दोस्त। एफर्ट लगाओगे तो चीजें आपको लंबे समय तक याद रहेंगी और आपके एग्जाम्स में ये आपका हेल्प ही करने वाली है। ओके, तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ना 14 नंबर क्वेश्चन के लिए, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड। ऑप्शन नंबर सेकंड क्या कह रहा है आपका? संघनन। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। अब आओ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 15 नंबर का क्वेश्चन ये कह रहा है आपसे कि चक्रवात मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं। चक्रवात मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? 15 नंबर क्वेश्चन का जल्दी से आप लोग कमेंट करके आंसर दीजिए। ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपके 2, ऑप्शन नंबर सेकंड है आपके पास 3, ऑप्शन नंबर थर्ड है आपके पास 4 एंड ऑप्शन नंबर फोर्थ है आपके पास 5। तो इन चारों में से जल्दी से कमेंट करके बताइए कि आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि चक्रवात मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं।
चक्रवात मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? सभी लोग कमेंट्स करके बताएंगे जल्दी से जल्दी। सभी के कमेंट्स आने चाहिए कि चक्रवात मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ना दोस्त 15 नंबर क्वेश्चन के लिए, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या है? 2 प्रकार के। चक्रवात मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा 15 नंबर क्वेश्चन के लिए। अब आओ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 15 क्वेश्चन के बाद आइए देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन को। 16 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? आपके ऑप्शन है अटलांटिक महासागर, बी है प्रशांत सी है जो है आर्कटिक, एंड डी है आपके पास हिंदी मतलब हिंद महासागर। तो आई होप आप सभी लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर पता होगा और सभी लोग फटाफट से जल्दी से कमेंट करके बताएंगे कि दुनिया में क्षेत्रफल की दृष्टि से, लंबाई चौड़ाई की दृष्टि से दुनिया का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। सभी लोगों के कमेंट्स आने चाहिए एंड आई नो कि इसका आंसर सभी लोगों को पता है। जल्दी से कमेंट करके बताओ कि क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया में सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। पैसिफिक ओशियन जो है, प्रशांत महासागर जिसको कहते हैं, ये दुनिया का सबसे बड़ा महासागर है क्षेत्रफल की दृष्टि से। ओके, अब आओ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 17 नंबर का क्वेश्चन ये क्या कह रहा है? 17 नंबर का क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा कि एक चंद्र ज्वार से दूसरे चंद्र ज्वार आने में कितने समय का अंतर होता है? जैसे कि एक बार चंद्र ज्वार आ गया तो दूसरा चंद्र ज्वार जो आता है उसके आने में कितने टाइम का गैप होता है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपके पास 24 घंटे 52 मिनट, ऑप्शन नंबर सेकंड है आपके पास 12 घंटे 26 मिनट, ऑप्शन नंबर थर्ड है आपके पास 6 घंटे 13 मिनट, एंड ऑप्शन नंबर फोर्थ है आपके पास कोई नहीं। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? सभी लोग कमेंट्स करके बताएंगे कि इसका आपका राइट आंसर क्या हो सकता है। तो इस क्वेश्चन के लिए जो आपका राइट आंसर हो जाएगा 17 नंबर क्वेश्चन के लिए, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। 24 घंटे 52 मिनट के बाद एक चंद्रज्वार से दूसरे चंद्रज्वार का टाइम पीरियड आता है। तो कितने घंटे का अंतर आता है? 24 घंटे 52 मिनट का। ओके, अब आओ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके पास 18 नंबर का क्वेश्चन कि महासागरों में धाराओं के चलने का कारण है। जो महासागर होते हैं उसमें जो धाराएं चलती हैं, उन धाराओं के चलने के पीछे कौन से बल का कारण होता है? किस कारण से वो धाराएं चलती हैं? आपके ऑप्शंस है कोरियालिस बल, बी ऑप्शन है वाष्पीकरण और वर्षा की वजह से, सी है आपका तापमान घनत्व और लवणता में भिन्नता की वजह से, या सभी। इन चारों में से आपका 18 नंबर क्वेश्चन के लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग कमेंट्स करके बताएंगे। सभी के कमेंट्स आने चाहिए एंड आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। सभी लोगों के कमेंट्स आने चाहिए। तो सभी लोग जल्दी से फटाफट से वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और कमेंट भी करते रहिए। 18 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए कि क्या होगा इस क्वेश्चन के लिए आपका राइट आंसर। तो 18 नंबर क्वेश्चन का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्त, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या कह रहा है? सभी। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा सभी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 19 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है। ये कह रहा है आपसे कि प्रवाल है। प्रवाल क्या होता है ये बताना है आपको। आपके ऑप्शंस हैं, प्रवाल एक नदी है, या समुद्री वनस्पति है, या फिर क्रास्ट स्थलाकृति है, या फिर समुद्री जीव है। इन चारों में से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि आखिर प्रवाल है क्या? इन चारों में से क्या होगा? राइट आंसर कमेंट करके बताओ। सभी के कमेंट्स आने चाहिए। आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। भाई लोग, सभी लोगों के कमेंट्स आने चाहिए। तो इस क्वेश्चन के लिए आपका राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए 19 नंबर क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ। समुद्री जीव होता है प्रवाल। ओके, तो आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके सामने 20 नंबर का क्वेश्चन। 20 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे कि जीव मंडल में क्रियाशील सभी चक्रों में सबसे मंद गति से संपादित होता है। जीव मंडल में क्रियाशील जितने भी चक्र हैं उनमें सबसे कम गति से कौन संपादित होता है? तो सबसे कम गति से संपादित होने वाला चक्र कौन सा है? आपके ऑप्शन है अवसाद चक्र, बी ऑप्शन है चल चक्र, सी है फास्फोरस चक्र, एंड डी है आपका कार्बन चक्र। तो इन चारों में से 20 नंबर क्वेश्चन के लिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग कमेंट करके बताएंगे। आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। सभी के कमेंट्स आने चाहिए कि जो है जीव मंडल में जो जितने भी क्रियाशील चक्र हैं उनमें सबसे कम जो है गति से कौन सा चक्र चलता है। ओके, तो इस क्वेश्चन के लिए आपका राइट आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन के लिए आपका जो राइट आंसर हो जाएगा 20 नंबर क्वेश्चन का, वो होगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अवसाद चक्र। कौन सा चक्र? अवसाद चक्र। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा कि सभी चक्रों में सबसे मंद गति से कौन संपादित होता है? अवसाद चक्र। ओके,
अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन है आपका 21 नंबर का क्वेश्चन कि भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। मैंने आपसे पहले भी कहा था ना कि ये क्वेश्चन आ सकता है। हमने पहली बात क्या हुआ था, भौतिक भूगोल का जनक। अब बात कर रहे हैं कि भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपके पास हिकेटियस, बी ऑप्शन है आपका पेसिडोनियस, सी ऑप्शन है आपका इरेटास्थानियस एंड फोर्थ नंबर क्वेश्चन है आपके पास हमबोल्ट। ओके, तो फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, मतलब ऑप्शन है हमबोल्ट। इन चारों में से राइट आंसर क्या हो जाएगा जो है, जल्दी से कमेंट करके बताइए सभी लोग कि भूगोल का जनक कौन है। आई होप आप सभी लोगों को पता होगा कि इस क्वेश्चन के लिए आपका राइट आंसर क्या हो सकता है। भूगोल का जनक किसको कहा जाता है, जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो 21 नंबर क्वेश्चन के लिए आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है आपके पास हिकेटियस। ओके, हिकेटियस आपका राइट आंसर हो जाएगा 21 नंबर क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन है आपके पास 22 नंबर का क्वेश्चन कि पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित वैज्ञानिक संकल्पना को कितने भागों में बांटा गया है। पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित जो वैज्ञानिक संकल्पना लाया गया है उसको कितने भागों में बांटा गया है। आपके ऑप्शन है अद्वैतवादी संकल्पना के रूप में, द्वैतवादी संकल्पना, या का और खा दोनों, या केवल का। इन चारों को क्या मतलब, इन चारों में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा वो बताइए। ओके, तो इन चारों में आपका राइट आंसर क्या होगा, फटाफट से सभी लोगों के कमेंट्स आने चाहिए। आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। जल्दी से कमेंट करके बताइए, सभी लोगों के कमेंट्स आने चाहिए, जल्दी से बताओ। तो 22 नंबर क्वेश्चन के लिए आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 है आपका का और खा दोनों, यानी कि अद्वैतवादी संकल्पना और द्वैतवादी संकल्पना, इन दो संकल्पनाओं में बांटा गया है। ओके, तो 22 नंबर क्वेश्चन के लिए आपका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फटाफट से सभी लोगों ने लाइक कर दिया है एंड वीडियो को शेयर भी करते रहो जिससे कि और भी लोगों तक पहुंच सके। और जो लोग अभी नए जुड़े हुए हैं, जिनको नहीं पता है इस चैनल के बारे में, तो एक बार विजिट करके जरूर देख लेना। ऑलरेडी इस चैनल पर 2000 से ऊपर वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं बीएस से रिलेटेड, तो एक बार विजिट करो। इफ यू थिंक इट इज वैल्यूएबल तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके पास 23 नंबर का क्वेश्चन की चतुष्फलक सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। चतुष्फलक जो सिद्धांत है उस चतुष्फलक सिद्धांत के संपादक कौन है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपके पास मॉर्गन, ऑप्शन नंबर सेकंड है आपके पास लोथियन ग्रीन, ऑप्शन नंबर 3 है आपके पास होम्स एंड ऑप्शन नंबर 4 है आपके पास वेगनर। इन चारों में से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मॉर्गन, लोथियन ग्रीन, होम्स और वेगनर। इन चारों में से आपका इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, चतुष्फलक सिद्धांत के प्रतिपादक। आई होप आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा क्योंकि ये आपके पहले सेकंड चैप्टर में ये चीजें हैं। तो सेकंड चैप्टर आप लोगों ने जरूर पढ़ा होगा, मैंने ऑलरेडी पढ़ाया भी है कई वीडियोस में। तो जल्दी से बताइए कि चतुष्फलक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन हैं। सभी के कमेंट्स आने चाहिए। आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। जल्दी से कमेंट करके बताओ कि चतुष्फलक सिद्धांत के प्रतिपादक हैं कौन है। तो 23 नंबर क्वेश्चन के लिए आपका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्त वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 है आपके पास लोथियन ग्रीन। क्या है आपका, लोथियन ग्रीन आपका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर क्वेश्चन के लिए। अब आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 24 नंबर का क्वेश्चन ये कह रहा है आपसे कि संतुलन शब्द का प्रयोग डटन ने कब किया। डटन महोदय ने जो ये संतुलन वर्ड है, इस संतुलन वर्ड का प्रयोग कब किया ये आपको बताना है। आपके ऑप्शंस आपके सामने दिख रहे हैं, 1890 में, 1875 में, 1844 में या 1859 में। किस सन में डटन महोदय ने संतुलन शब्द का प्रयोग सबसे पहली बार किया था, जल्दी से कमेंट करके बताओ। सभी के कमेंट्स आने चाहिए दोस्त। आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। सभी लोग कमेंट्स करके बताओ जल्दी जल्दी से कि संतुलन शब्द का प्रयोग डटन ने कब किया। संतुलन शब्द का प्रयोग डटन महोदय ने कब किया, जल्दी से कमेंट करके बताओ। तो इस क्वेश्चन के लिए आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ना 24 नंबर क्वेश्चन के लिए, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 है आपका जो है 1859, 1859 आपका राइट आंसर हो जाएगा। डटन महोदय ने सबसे पहली बार संतुलन शब्द का प्रयोग इसी टाइम पे किया था। अब आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 25 नंबर का क्वेश्चन ये कह रहा है आपसे कि अंतर्जात शक्तियों का काम है। अंतर्जात शक्तियों का कार्य क्या है। आपके ऑप्शन है विषमता उत्पन्न करना, सेकंड ऑप्शन है आपके पास समतलीकरण करना, थर्ड ऑप्शन है आपके पास विषमता और समतलीकरण दोनों, एंड फोर्थ ऑप्शन है आपके पास कोई नहीं। तो अंतर्जात जो शक्तियां हैं उन अंतर्जात शक्तियों का काम क्या है, जल्दी से कमेंट करके बताओ कि इन चारों ऑप्शंस में से आपको करेक्ट आंसर कौन सा लग रहा है। इन चारों ऑप्शंस में से आपको कौन सा ऑप्शन करेक्ट लग रहा है, जल्दी से कमेंट करके बताइए सभी लोग। 25 नंबर क्वेश्चन के लिए जल्दी से कमेंट करके बताओ कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जो अंतर्जात शक्तियां होती है ना, बेसिकली इनका काम होता है विषमता उत्पन्न करना। तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा 25 नंबर क्वेश्चन के लिए, क्या, विषमता उत्पन्न करना। और इसका मैं पीडीएफ भी आप लोगों को बना करके दे दूंगा जिसमें आंसर के साथ आपको पीडीएफ मिल जाएगा।
ओके, तो वो पीडीएफ हम तब देंगे जब हम पूरा क्वेश्चंस आपका कंप्लीट कर लेंगे, जितने भी लगभग 500 क्वेश्चंस तक आपके होने वाले हैं, समझ रहे हो। 500 क्वेश्चंस का जब पूरा हो जाएगा तो हम आपको पूरा एक पीडीएफ बना करके भी देने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट करके रखो, हम बताएंगे कि आपको वो पीडीएफ कैसे डाउनलोड करना है। ओके, आओ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके पास 26 नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है आपसे कि भूसन्नत शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया। भूसन्नत शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया। आपके ऑप्शन है हॉल ने, डाना ने, शुगर्ट ने या कोई नहीं। इन चारों में से 26 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि जो भूसन्नत वर्ड है, इस वर्ड का प्रयोग सबसे पहले किसने किया। आपके ऑप्शंस आपके सामने दिख रहे हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इस क्वेश्चन के लिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सभी के कमेंट्स आने चाहिए दोस्त, आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। जल्दी से कमेंट करके बताओ कि भूसन्नत शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया। ऑप्शंस आपके सामने दिख रहे हैं, डायरेक्टली आपके सामने ऑब्जर्वेबल है। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ना 26 नंबर क्वेश्चन के लिए, तो 26 नंबर क्वेश्चन का आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा डाना। ओके, अब आओ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 27 नंबर का क्वेश्चन है आपका, कह रहा है भूतल की प्रथम जो है स्वरूपित चट्टान है। भूतल की पहली स्वरूपित चट्टान कौन सी है। आपके ऑप्शन है आग्नेय, बी ऑप्शन है अवसादी, सी है आपका रूपांतरित एंड डी है आपका अवशिष्ट। तो इन चारों में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 27 नंबर क्वेश्चन के लिए। जल्दी से कमेंट करके बताइए, फटाफट से सभी लोग कमेंट करेंगे। 27 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 27 नंबर क्वेश्चन का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर होगा 27 नंबर क्वेश्चन के लिए। सभी लोगों ने आई होप कमेंट भी किया होगा कि आग्नेय चट्टान, स्वरूपित चट्टान पहली कौन सी थी, आग्नेय चट्टान। ओके, अब आओ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है 28 नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है आपसे कि अनाच्छादन से अर्थ है। अनाच्छादन मतलब क्या समझ पाते हैं आप। तो इसके लिए आपके पास चार ऑप्शंस हैं कि चट्टानों का विखंडन, या चट्टानों का अपर्दन, या चट्टानों का अपक्षय और अपर्दन दोनों, या सभी। तो इन चारों में से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से कमेंट करके बताओ। सभी के कमेंट्स आने चाहिए दोस्त 28 नंबर क्वेश्चन के लिए। सभी लोग फटाफट से कमेंट करके बताएंगे कि 28 नंबर क्वेश्चन के लिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 28 नंबर क्वेश्चन का आपका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर थर्ड, चट्टानों का अपक्षय और अपर्दन। ये दोनों ही क्या कहलाते हैं, अनाच्छादन कहलाते हैं। तो अनाच्छादन से अर्थ होता है कि चट्टानों का अपक्षय हो जाना, अपर्दन हो जाना। ओके, अब आओ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके सामने 29 नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है आपसे कि नदियां भूतल पर समतल स्थापना का कार्य तीन रूपों में अपर्दन, परिवहन, निक्षेपण में करती हैं, जिसे कहा जाता है। जो नदियां हैं वो भूतल को समतल करती हैं, समतल स्थापना करती हैं, उनको तीन रूपों में करती हैं और उसको क्या कहा जाता है। आपके ऑप्शन है त्रिकल कार्य, त्रिपद कार्य, उपर्युक्त दोनों या कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, 29 नंबर क्वेश्चन के लिए। जल्दी से कमेंट करके बताओ, फटाफट से सभी के कमेंट्स आने चाहिए कि जो नदियां हैं ये भूतल को जो समतल की स्थापना करती हैं उनको क्या कहते हैं। तो इनको जो है आप जो है उपर्युक्त दोनों, इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड नंबर ऑप्शन की त्रिकल कार्य भी कह सकते हैं और त्रिपद कार्य भी कह सकते हैं। तो 29 नंबर क्वेश्चन के लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, उपर्युक्त दोनों ही कहा जा सकता है। ओके, बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके पास 30 नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है आपसे कि जो सरिता क्षेत्र विशेष के ढाल के अनुरूप प्रवाहित होती है तथा भौमिकीय संरचना के साथ समायोजित होती है उसको क्या कहते हैं। जो सरिता क्षेत्र विशेष रूप से एक ढाल के अनुरूप बह रही हो और भौमिकीय संरचना के हिसाब से अपने आप को समायोजित करती हो उसको क्या कहते हैं। आपके ऑप्शन है क्रमवर्ती सरिता, आक्रमवर्ती सरिता, क्रमवर्ती तथा आक्रमवर्ती सरिता या कोई नहीं। तो इन चारों में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 30 नंबर क्वेश्चन के लिए। तो 30 नंबर क्वेश्चन के लिए आपका राइट आंसर क्या होगा, कमेंट करके सभी लोग बताओ। चारों ऑप्शंस आपके सामने दिख रहे हैं, क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से कमेंट करके बताओ कि राइट आंसर क्या होने वाला है इस क्वेश्चन के लिए। इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी लोग फटाफट से कमेंट करके जरूर बताएंगे। तो 30 नंबर क्वेश्चन के लिए आपका जो राइट आंसर होगा ना वो होगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है आपसे कि क्रमवर्ती सरिता। 30वें का आपका पहला नंबर क्वेश्चन ऑप्शन करेक्ट है, क्रमवर्ती सरिता। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके पास 31 नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है आपसे कि वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा है। वायुमंडल हमारा जो है इसमें नाइट्रोजन कितने परसेंट पाया जाता है। आपके ऑप्शन है 21, 78, 71, 49। तो वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है, जल्दी से कमेंट करके बताइए। सभी के फटाफट से कमेंट्स आने चाहिए कि वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा होती है कितनी। आई होप आप सभी लोगों को पता होगा इस क्वेश्चन का आंसर, तो सभी लोग फटाफट से बनाइए क्योंकि बहुत इजी ये क्वेश्चन है और बहुत सारे बार आपने इस क्वेश्चन का सामना किया होगा।
तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ना वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड। 31 का आपका ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। 78% नाइट्रोजन वायुमंडल में पाया जाता है। ओके, अब बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके पास 32 नंबर का क्वेश्चन कि कुल सौर ऊर्जा का अधिकतम भाग होता है, जो जितनी भी हमारे पास सौर ऊर्जा आती है उसका अधिकतम पार्ट क्या होता है? क्या वो दीर्घ तरंगों का होता है, लघु तरंगों का होता है, मध्यम तरंगों का होता है या पराबैंगनी तरंगों का? हमारे पास जो भी सौर ऊर्जा आती है उसका अधिकतम पार्ट कैसा होता है? सभी लोग कमेंट करके बताएंगे 32 नंबर क्वेश्चन के लिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सभी के कमेंट्स आने चाहिए दोस्त, आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। सभी लोग कमेंट करके बताएंगे कि सौर ऊर्जा का अधिकतम भाग क्या होता है। ऑप्शंस आपके सामने दिख रहे हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड। मध्यम तरंगों का सबसे ज्यादा भाग होता है सौर ऊर्जा के रूप में। जो भी तरंगे हमारे तक पहुंचती हैं तो उन तरंगों में मध्यम तरंगे सबसे ज्यादा होती हैं। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं 33 नंबर का क्वेश्चन कि वायुदाब मापने का यंत्र है। वायुदाब को मापने का यंत्र क्या है? आपके ऑप्शंस दिख रहे हैं। ऑप्शन नंबर 1 है आपके पास थर्मामीटर, ऑप्शन नंबर 2 है आपके पास बैरोमीटर, ऑप्शन नंबर 3 है आपके पास हाइग्रोमीटर एंड ऑप्शन नंबर 4 है आपके पास एनीमोमीटर। तो इन चारों में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वायुदाब मापने का यंत्र है क्या? ऑप्शंस आपके सामने दिख रहे हैं, चारों ऑप्शंस आपके सामने दिख रहे हैं। जल्दी से बताओ कि वायुदाब को अगर मापना हो तो कौन से यंत्र का प्रयोग करेंगे। आई होप आप सभी लोगों को इस क्वेश्चन का भी आंसर पता होगा कि वायुदाब मापने के लिए कौन से यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन के लिए आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा 33 का, वो क्या है? बैरोमीटर। ओके, बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके पास 34 नंबर का क्वेश्चन कि संघनन का रूप नहीं है। इन चारों में से संघनन का रूप कौन सा नहीं है? बादल, वर्षा, तड़ित या कोहरा? अब आप लोग कमेंट करके बताओ कि इन चारों ऑप्शंस में से आपको क्या लग रहा है कि कौन सा चीज ऐसा है जो संघनन का रूप नहीं होता है। सभी के कमेंट्स आने चाहिए। आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स कि संघनन का रूप नहीं होता है वो क्या है। तो इन चारों में आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 जो आपको दिख रहा है तड़ित, ये संघनन का रूप नहीं है। बाकी आप देखो बादल है, वर्षा है, कोहरा है, ये सारा कब होता है? संघनन की वजह से ही होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा 34 नंबर क्वेश्चन के लिए। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 35 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि प्रतिचक्रवात अधिकांश बनते हैं। प्रतिचक्रवात जो होते हैं वो अधिकांशता बनते हैं कैसे, कहां पर? आपके ऑप्शन है बंगाल की खाड़ी में, या शीतोष्ण कटिबंध में, या उष्ण और शुष्क प्रदेशों में, या भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में। किन क्षेत्रों में सबसे ज्यादा प्रतिचक्रवात बनते हैं? सबसे ज्यादा टाइम पे अधिकांश रूप में कहां पर प्रतिचक्रवात बनते हैं? सभी लोग कमेंट करो। ऑप्शन आपके सामने दिख रहे हैं, फटाफट से सभी के कमेंट्स आने चाहिए दोस्त। सभी लोग कमेंट करके बताओ कि प्रतिचक्रवात अधिकांश रूप में कहां पर बनते हैं। सभी के कमेंट्स आने चाहिए, कमेंट करो। और सभी लोग फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी हिट कर लो और दोस्तों के पास शेयर कर दिया करो, जिससे कि और भी लोगों की इससे हेल्प हो सके। ओके, तो फटाफट से बताइए कि जो प्रतिचक्रवात है या अधिकांशता कहां पर बनते हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए आपका जो राइट आंसर हो जाएगा 35 नंबर क्वेश्चन के लिए, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेश जो होते हैं वहां पर सबसे ज्यादा प्रतिचक्रवात बनते हैं। ओके, बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके पास 36 नंबर का क्वेश्चन कि महासागरों की सबसे गहरा गर्त है। महासागरों का जो सबसे गहरा गर्त होता है उसको क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन है सुंडा, टोंगा, मेरियाना, क्यूराइल। तो महासागरों का जो सबसे गहरा गर्त होता है उसको क्या कहा जाता है? फटाफट से सभी लोग कमेंट करके बताएंगे। ऑप्शन आपके सामने दिख रहा है कि महासागरों का सबसे गहरा गर्त क्या होता है। तो इस क्वेश्चन के लिए आपका राइट आंसर क्या होगा? फटाफट से सभी लोगों को कमेंट्स आने चाहिए। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ना वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, मेरियाना आपका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। तो 36 नंबर क्वेश्चन के लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, मेरियाना। अब बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 37 नंबर का क्वेश्चन कि अर्धदैनिक ज्वार कितने समय के अंतराल में आता है? अर्धदैनिक ज्वार मतलब आधा, तो पूरा कितने में आता था? 24 घंटे 52 मिनट में। तो आधा कितने में आएगा? आपके ऑप्शन है 24 घंटे 52 मिनट, 12 घंटे 26 मिनट, 6 घंटे 13 मिनट, या इनमें से कोई नहीं। तो आप ही बताओ, आप एक बार दिमाग लगा करके देखो कि पूर्ण जोर जो होता है वो 24 घंटे 52 मिनट में आता है। तो आधा कितने में आएगा? 24 का आधा 12 और 52 का आधा 26, यानी कि 12 घंटे 26 मिनट। आपको ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा इसके लिए। क्या? 12 घंटे 26 मिनट। आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है आपके पास 38 नंबर का क्वेश्चन कि तापमान के आधार पर धाराएं कितने प्रकार की होती हैं। तापमान के आधार पर अगर देखा जाए तो धाराएं कितने प्रकार की होती हैं? आपके ऑप्शन है 2, 3, 4, 1। तो तापमान के आधार पर धाराएं कितने प्रकार की होती हैं? जल्दी से बताइए फटाफट से। तो तापमान के आधार पर आई होप सबको पता होगा
और आपने भूगोल अगर पढ़ी हुई है तो ये चीज़ें आपको पता होंगी कि धाराएं कितने प्रकार की होती हैं तापमान के आधार पर। तो बेसिकली तापमान के आधार पर धाराएं कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की, गर्म धाराएं और ठंडी धाराएं। सुनी है ना आपने ये चीज़ें? तो 2 प्रकार की तापमान के आधार पर धाराएं होती हैं। ओके, तो 38 नंबर क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 39 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 39 नंबर क्वेश्चन है आपके पास कि प्रवाल के विकास के लिए अनुकूल समुद्री तापमान होता है, कि जो प्रवाल जो समुद्री जीव है उसको विकसित अगर होना है तो अनुकूल समुद्री तापमान कितना होना चाहिए? आपके ऑप्शन है 40 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस एंड 10 डिग्री सेल्सियस। तो इस क्वेश्चन के लिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से कमेंट करके बताइए कि प्रवाल को अगर विकसित होना है अच्छे तरीके से तो उसके लिए अनुकूल समुद्री तापमान क्या होता है? तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ना, पहले आप लोग कमेंट करके बता दो फटाफट से कि क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन के लिए आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 20 डिग्री सेल्सियस। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं 40 नंबर क्वेश्चन कि जीवमंडल के आवरण की परत सामान्यतः कितनी मोटी होती है? यानी कि जो हमारा जीवमंडल है इसकी जो आवरण है उसकी परत सामान्य रूप से कितनी मोटी होती है? 5 से 10 किलोमीटर, 10 से 15 किलोमीटर, 15 से 20 किलोमीटर, 20 से 30 किलोमीटर। कितनी मोटी परत होती है जीवमंडल के आवरण की? फटाफट से सभी के कमेंट्स आने चाहिए। सभी लोग कमेंट करके बताओ कि क्या होता है जीवमंडल के आवरण की सामान्यतः परत की मोटाई। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ना 40 नंबर क्वेश्चन के लिए, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 20 to 30 किलोमीटर। 20 to 30 किलोमीटर होता है जीवमंडल के आवरण की परत। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके पास 41 नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है आपसे कि वर्तमान भूगोल का पिता किसे कहा जाता है? इस टाइम पे, वर्तमान टाइम पे भूगोल का जनक किसको माना जाता है? आपके ऑप्शन है हिकेटियस, पेरिडोनियस या इरेस्थानीस या फिर हम्बोल्ट। तो इन चारों में से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 41 नंबर क्वेश्चन के लिए? फटाफट से कमेंट करके बताओ सभी लोग। ऑप्शंस आपके सामने दिख रहे हैं। मॉडर्न जियोग्राफी का फादर किसको कहा जाता है? फादर ऑफ मॉडर्न जियोग्राफी किसको माना जाता है? फटाफट से कमेंट आने चाहिए सभी लोगों के। तो इस क्वेश्चन के लिए आपका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा दोस्त? तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4 हम्बोल्ट। इस क्वेश्चन के लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन है कि पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी कितने सालों में? पृथ्वी की उत्पत्ति कितने टाइम पीरियड में हुई? आपके ऑप्शन हैं 10 अरब साल पूर्व, 8 अरब साल पूर्व, 200 मिलियन वर्ष पूर्व, या जो है 4.5 से 5 अरब वर्ष पूर्व। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए? तो पृथ्वी की जो उत्पत्ति हुई थी वो पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी आज से लगभग 4.5 से 5 अरब वर्ष पूर्व। तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, 4.5 से 5 अरब वर्ष पहले। ओके, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है आपके पास 43 नंबर क्वेश्चन कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत जो पृथ्वी की उत्पत्ति को लेकर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत था कि तो वो सिद्धांत क्या कहता है? आपके ऑप्शन है बेगनर, लोथियन ग्रीन, केल्विन या होम्स। इनमें से किसने जो है महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत दिया हुआ था? तो 43 नंबर क्वेश्चन के लिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से कमेंट करके बताओ। सभी के कमेंट्स आने चाहिए दोस्त। आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। फटाफट से सभी लोग कमेंट करके बताएंगे कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। बेगनर जो है वो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। अब आओ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 44 नंबर का क्वेश्चन है कि भारत में 1859 में गंगा के मैदानों के भूगणितीय सर्वेक्षण में जो है चुने गए स्टेशनों में कौन सम्मिलित था? आपके ऑप्शन से कल्याण, बी ऑप्शन है कल्याण और कल्याणपुर, सी है देहरादून या डी है आपका कल्याण और देहरादून। तो इन चारों में आपका राइट आंसर क्या होगा? कमेंट करके बताइए सभी लोग। तो इस क्वेश्चन के लिए 44 नंबर क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर है ना वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड कल्याण और कल्याणपुर। आई होप ये क्वेश्चन का आप लोगों को नहीं पता था इसलिए मैंने थोड़ा सा जल्दी में इस क्वेश्चन का आंसर बता दिया। कल्याण और कल्याणपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 45 नंबर का क्वेश्चन कि पृथ्वी की आंतरिक बलों द्वारा उत्पन्न गति को कहते हैं। पृथ्वी की आंतरिक बलों द्वारा उत्पन्न गति को क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन है पृथ्वी का रूपांतरण, महाद्वीपों का निर्माण, पृथ्वी की हलचल या फिर परिभ्रमण व भ्रमण। तो पृथ्वी के जो आंतरिक बल होते हैं उसके द्वारा कुछ गति उत्पन्न की जाती है, उन गतियों को क्या कहा जा सकता है? 45 नंबर क्वेश्चन के लिए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? तो जो पृथ्वी की, कमेंट करके बताओ सबसे पहले आप लोग। बता दिया। तो पृथ्वी की जो आंतरिक बल है उससे अगर कोई गति उत्पन्न होती है तो उसको क्या कहा जाता है? पृथ्वी की हलचल। उसको कहा जाता है क्या? ऑप्शन नंबर थर्ड पृथ्वी की हलचल, की पृथ्वी के अंदर से हलचल हो रही है। ओके, अब बड़े अगले क्वेश्चन की तरफ। 46 नंबर का क्वेश्चन है आपके पास कि मेसोजोइक कल्प में भूसन्नतियों का जो है वितरण किसने दर्शाया? मेसोजोइक कल्प में भूसन्नतियों का वितरण किसने दर्शाया? आपके ऑप्शन है हॉल ने,
सेकंड ऑप्शन है डाना, थर्ड है होंग एंड फोर्थ है आपके पास सुकर्ट। तो इन चारों में से 46 नंबर क्वेश्चन के लिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग कमेंट करके बताएंगे फटाफट से। सभी ऑप्शंस आपके सामने दिख रहे हैं, क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, जल्दी से कमेंट करके बताइए कि मेसोजोइक कल्प में भूसंगतियों का वितरण किसने दर्शाया है? ऑप्शंस आपके सामने दिख रहे हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए आपका जो राइट आंसर हो जाएगा 46 नंबर क्वेश्चन के लिए वो होगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड, होंग महोदय ने दर्शाया हुआ है। ओके, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है आपके पास 47 नंबर का क्वेश्चन की आग्नेय चट्टान की उत्पत्ति हुई है। जो आग्नेय चट्टान बने हैं वो किससे बने हैं? आपके ऑप्शन से अग्नि से, सूर्यताप से, राख से या मैग्मा से। तो इन चारों में से 47 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइए फटाफट से, सभी के आंसर आने चाहिए कि जो आग्नेय चट्टान है ये चट्टानों की उत्पत्ति कौन से चीज से हुई है? सभी लोग बताएंगे। तो इस क्वेश्चन के लिए आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ना वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मैग्मा से बना हुआ है। आग्नेय चट्टानों की उत्पत्ति किससे हुई है? मैग्मा से हुई है। ओके, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके पास 48 नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है आपसे कि नदी जीवन के पूर्ण चक्र की संकल्पना का प्रतिपादन किया था। नदी जीवन का जो पूरा चक्र है उसकी संकल्पना का प्रतिपादन करने वाले कौन थे? आपके ऑप्शन हैं गिलबर्ट, बी ऑप्शन है डेविस, सी ऑप्शन है हटन एंड डी ऑप्शन है आपके पास किंग। राइट आंसर क्या होगा? सभी लोग फटाफट से आंसर करेंगे कि नदी जीवन के पूर्ण चक्र की संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शंस आपके सामने दिख रहे हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो इस क्वेश्चन के लिए आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ना वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड, डेविस। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या? डेविस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास 49 नंबर का क्वेश्चन कि अगर नदी का वेग 2 गुना कर दिया जाए तो उसकी जो अपरदन शक्ति है उसका जो पावर है वो कितना गुना हो जाएगा? मतलब नदी जो है उसकी स्पीड अगर 2 गुनी कर दी जाए तो अपरदन शक्ति कितनी गुनी बढ़ जाएगी? आपके ऑप्शन से 2 गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, 8 गुना हो जाएगा, 64 गुना हो जाएगा। तो अगर नदी की जो वेग है उसकी स्पीड को डबल कर दिया जाए तो कितना होगा अपरदन शक्ति? फटाफट से कमेंट करके बताइए। सभी लोगों के कमेंट्स आने चाहिए दोस्त। आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। ओके, बोर मत होइए, वीडियो खत्म होने वाली है। 50 क्वेश्चन ही आज हम कवर करने वाले हैं, तो जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो 49 नंबर क्वेश्चन का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ना वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड, 4 गुना बढ़ जाएगी अपरदन शक्ति। ओके, अगला क्वेश्चन है आपके पास जो सरिता प्रादेशिक ढाल पर अनुसरण नहीं करती है तथा भौमिकीय संरचना के प्रतिकूल उल्टा बहती है वो क्या कहलाती है? आपके ऑप्शन है क्रमवर्ती सरिता, आक्रमवर्ती सरिता, उपर्युक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। इन चारों में से आपका राइट आंसर क्या होने वाला है? जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसमें आपका राइट ऑप्शन क्या होने वाला है। तो देखो, जो सरिता प्रादेशिक ढाल का अनुसरण करती थी उसको कहते थे क्रमवर्ती सरिता, और जो अनुसरण नहीं करेगी, प्रतिकूल बहेगी, उल्टा बहेगी, उसको क्या कहेंगे? आक्रमवर्ती सरिता। तो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा, आक्रमवर्ती सरिता। तो दोस्त, ये था हमारा आज के 50 क्वेश्चंस। हमने आज की क्लास में 50 क्वेश्चंस कवर किया। आई होप आपने काफ़ी इंजॉय किया होगा और आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर पता चल गए होंगे। और ये आंसर, ये क्वेश्चन और ये जो हम करा रहे हैं इसमें लगातार आप पार्टिसिपेट कीजिए और एक्शंस लेते रहिए। केवल बैठ करके सुनना नहीं है, बल्कि जब भी मैं क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ उसमें कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस लिखने हैं, जिससे कि आपको वो चीज़ें और भी अच्छे तरीके से आप ग्रेब कर पाओ और भी अच्छे तरीके से समझ पाओ। आप लोग कमेंट करके बता दीजिए कि और कौन कौन से सब्जेक्ट के आपको इस तरीके की क्लासेज चाहिए। ओके, सभी लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे, सभी लोग शेयर करेंगे अपने फ्रेंड सर्कल में, लोगों तक पहुंचाएंगे ये चीज़ें। वीडियो पसंद आए तो फटाफट से सभी लोग लाइक किए बिना मत जाइएगा लास्ट तक वीडियो। ओके, सभी लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। उसके अलावा हम आपको कैसे पढ़ा रहे हैं, क्या चीज़ें पढ़नी है, कैसे एग्जाम्स में लिखना है, वो सारा कुछ नॉलेज लगातार मिल रहा है। तो प्लीज़ चैनल में विजिट करके एक बार देखिए ज़रूर। ओके, मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, बाय बाय।